हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जो हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ रहे थे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने GIF, सिग्नम फंक्शन और सिंगल पॉइंट फंक्शन ये देखा था। अभी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कोई फंक्शन f ऑफ x है और एक फंक्शन g ऑफ x है। इस f ऑफ x के अंदर इस फंक्शन को पुट करो x की जगह, तो वो होता है कंपोजिट फंक्शन। f ऑफ gx और g ऑफ fx ये होते हैं अपने कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, f ऑफ x इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अगर मैं f ऑफ gx निकालूँ, f ऑफ gx, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ gx की जगह मॉडुलस x लिखूंगा और ये बन जाएगा x तो साइन x, मॉडुलस x तो साइन मॉड x हो जाएगा, तो साइन मॉडुलस x। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक वैसे ही g ऑफ fx निकालूँ, g ऑफ fx, तो ये बन गया g, f ऑफ x की जगह लिखूंगा साइन x और ये क्या बन जाएगा, देखिए g ऑफ x मॉडुलस के अंदर, तो साइन x किसके अंदर आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर। ये इस तरह के फंक्शन है, इनको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। तब कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होगा। दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूस है तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होगा, या दोनों डिसकंटिन्यूस है तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होगा, उस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं पहले if f is continuous function f is continuous function at x equal to a and g is continuous function at x equal to f of a, then composite g of fx is continuous at x equal to a। अब देखिए, f ऑफ x है वो भी कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पे, और g ऑफ x है वो f ऑफ a पे कंटिन्यूस है। गिवन क्या है, f ऑफ x वो कंटिन्यूस कहाँ पे है, f ऑफ x एट x इक्वल टू a, एंड g ऑफ x है वो x इक्वल टू f ऑफ a पे है, इस पे कंटिन्यूस है। तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा, g ऑफ fx वो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको अभी थियरम के थ्रू समझते हैं पूरा, इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ लेते हैं। पहले ये समझे, fx और gf अगर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। उनका g ऑफ fx या f ऑफ gx दोनों में से कोई एक वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर एक कंटिन्यूस है तो उसके अंदर जो कंटिन्यूस है दोनों मिला के कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। एक कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस आपने पुट कर दिया तो वो मे बी कंटिन्यूस, मे बी और नॉट। अगर एक डिसकंटिन्यूस है उसके अंदर आपने कंटिन्यूस पुट कर दिया तो वो मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक वैसे ही एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और उसके अंदर आपने डिसकंटिन्यूस फंक्शन पुट कर दिया तो वो मे बी कंटिन्यूस हो सकता है और डिसकंटिन्यूस हो सकता है। मतलब सिर्फ दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ही फंक्शन है वो, उनका कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर किसी पॉइंट पे एक कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस, वो अभी हम लोग चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे अभी। चलिए, ये तो था कंपोजिट फंक्शन, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, x साइन x का और मॉडुलस x का। अब देखिए, f ऑफ gx डिफाइन कब होता है, f ऑफ gx ये डिफाइन कब होता है, ये डिफाइन कब होगा। देखिए, अगर g ऑफ x की जो रेंज है, रेंज ऑफ g, और इसका डोमेन ऑफ f,
इसकी रेंज और डोमेन दोनों इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो इस जी की जो रेंज है, रेंज ऑफ जी, उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, और डोमेन ऑफ एफ है वो 1 2 3 4 5 6 ये है डोमेन। अब इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी, कोई भी वैल्यू मिलो, किसी भी तरह की वैल्यू, तो क्या होगा, वो वैल्यू इसके अंदर पुट होगी, एफ के अंदर। एफ इन वैल्यूज़ पे इनमें से कोई भी वैल्यू होगी वहाँ पे डिफाइन होगा, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू, ये सारे डोमेन ऑफ एफ है, ये एफ का डोमेन है, ठीक है। अगर ये एफ का डोमेन है तो इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करो निकलेगी जी से कोई भी वैल्यू निकलेगी इसमें से, जो रेंज है जी की, वो इसमें पुट करने पे फंक्शन एफ है वो डिफाइन हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रेंज ऑफ जी तो ये है और डोमेन ऑफ एफ है ये बन जाए 1 2 और 3, अब इसमें से अगर 4 वैल्यू निकल के आई, यहाँ से ये 4 वैल्यू निकल के आई और f के अंदर 4 पुट करोगे जहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं है, तो f ऑफ g है वो फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी रेंज के जो एलिमेंट है उस पर f ऑफ x से डिफाइन नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जो g से निकल के आ रही है और f में पुट कर रहे हैं जो f के डोमेन में ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो f ऑफ gx कब डिफाइन नहीं होगा, देखिए एक केस में अगर रेंज ऑफ g ये जो है या तो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ f, अगर डोमेन ऑफ f है वो भी ये हो जाए, तो इसमें से कोई भी वैल्यू निकलो वो पुट हो जाएगी इसमें और इस पर डिफाइन हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा क्या, f ऑफ gx ये डिफाइन हो गया। लेकिन अगर रेंज ऑफ g है वो इस केस में हो और डोमेन ऑफ f इस केस में हो, डोमेन ऑफ f, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ g है वो सबसेट हो डोमेन ऑफ f का, तो डिफाइन हो जाएगा f ऑफ gx। मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज वो इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसका डोमेन, f का डोमेन इतने बड़े एलिमेंट है और g की रेंज ये है, तो काम चल जाएगा, इतने जो भी एलिमेंट आएंगे वो इसमें पुट कर लोगे, डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर इस g की रेंज इतने एलिमेंट हैं और f का डोमेन छोटे से है, तो इतने बड़े एलिमेंट को आप इतने छोटे में कैसे पुट करोगे, उस टाइम ये डिफाइन नहीं होता है। तो अगर डोमेन ऑफ f इस सबसेट ऑफ रेंज ऑफ g हो गया तो उस केस में नॉट डिफाइन f ऑफ gx है, उस केस में डिफाइन नहीं होगा। तो ध्यान क्या रखना है, f ऑफ g या g ऑफ f डिफाइन कब होगा, यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ gx इज डिफाइन। ये हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिट फंक्शन को। अभी के लिए इतना समझ लो कि f ऑफ gx कब डिफाइन होगा, जब इसकी रेंज g ऑफ x की रेंज ऑफ g वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का। और g ऑफ fx ये कब डिफाइन होगा, जब इसकी रेंज है f ऑफ g की, रेंज ऑफ f वो सबसेट होगा इसके डोमेन का, डोमेन ऑफ g। समझ आया। इसके यहाँ से निकलने वाले एलिमेंट्स, इसमें जो पुट कर सकते हैं एलिमेंट, उससे छोटे होने चाहिए या इक्वल हो सकते हैं। अगर ये वाले बड़े हो गए और इस पर एलिमेंट छोटे हैं तो बड़े वाले छोटे के अंदर पुट नहीं हो सकते, छोटे वाले एलिमेंट बड़े के अंदर पुट हो सकते हैं। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो f ऑफ g और g ऑफ f के डिफाइन होने की बातें थी, किस तरह से ये डिफाइन हो सकते हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी, हम लोग ये समझते हैं कि अगर g ऑफ x है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पे, तो f ऑफ gx की कंटिन्यूटी किस तरह से डिपेंड करेगी। चलिए सबसे पहले f ऑफ g इज डिफाइंड, f ऑफ g है वो डिफाइन है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, वी हैव रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। f ऑफ g डिफाइन है, इन्होंने बोल दिया है कि f ऑफ g डिफाइन है, तो इस g की जो रेंज है वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं एक एलिमेंट, लेट a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। ये a है वो g का डोमेन है, डोमेन ऑफ g, इस g का
डोमेन है ए, मतलब ए आप इसमें पुट कर सकते हो जी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, और जी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। बताता हूँ क्यों। एक तो जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है किस पे, ए पे, और ए है जी के डोमेन में है। अगर ए जी के डोमेन में है, ए जी के डोमेन में है और इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूस है, जो हमको गिवन है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग ये देखिए जी ऑफ ए, ये जी जो है उसके डोमेन में एक एलिमेंट है ए, उस पर इसकी वैल्यू जी ऑफ ए मिली, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जी ऑफ ए जो है वो रेंज ऑफ जी होगा। ए उसका डोमेन है, ए पुट करने पे आपको जी ऑफ ए मिला, तो जी ऑफ ए रेंज हो जाएगी किसकी, जी की रेंज हो गई। और हमें पता है कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देन जी ऑफ ए इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ फंक्शन है उसका डोमेन का एलिमेंट है जी ऑफ ए। ये कैसे पता चला, क्योंकि डोमेन एफ है उसका सबसेट है जी, मतलब जो एलिमेंट जी के रेंज में वो सारे के सारे एफ के डोमेन में होंगे, और जी का डोमेन में एक एलिमेंट ए है तो उस पर उसकी रेंज मिलेगी जी ऑफ ए। जी ऑफ ए इस रेंज है जी की, और जी के रेंज जी की सारे एलिमेंट है वो डोमेन एफ में होते हैं, तो ये एलिमेंट भी डोमेन एफ में होगा। अगर ये डोमेन एफ में है तो, और एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ध्यान दीजिए क्या समझाने की कोशिश करें कि जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका एक लेट किया एक पॉइंट उसके डोमेन का, तो कंटिन्यूस है, तो ये कंडीशन बनेगी, इससे ये कंडीशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो उसके डोमेन के हर पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आएगी। मतलब क्या बनेगा, लिमिट ऑफ जेड ले लेता हूँ, जेड टेंस टू जी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जी ऑफ ए इसके डोमेन का एलिमेंट है, इसके डोमेन का एलिमेंट है, तो और ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और ये इक्वल आ जाएगा। अब देखिए जी ऑफ ए का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ लिमिट ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दूँ इधर, और ये बन जाएगा एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए बन जाएगा। जेड टेंस टू जी ऑफ ए, इसको मैं जेड लिखता हूँ, जेड टेंस टू जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए है, इसके इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो ध्यान दीजिए अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, तो उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर से इस तरह की कोई थ्योरम गिवन है, और एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चन गिवन है, सिंपल से बहुत सारे कुछ एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपल है, जिनको आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखिए वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हेलो, हाँ, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले कुछ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग जेईई वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है वो चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन हैं, उनको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोगों ने लेट दो फंक्शन लेट कर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, तो क्या ये फंक्शन है वो जी ऑफ एफ एक्स है। अब देखिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ क्या मैं बोल सकता हूँ -1 to 1 है। इस फंक्शन की रेंज -1 से 1 होगी, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, और
डोमेन ऑफ जी, वो क्या है, इसका डोमेन आर है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट है डोमेन ऑफ जी का? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइन? जी ऑफ एफ एक्स है वो डिफाइन हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, तो डिफाइन करते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन इन दैट डोमेन, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। देन एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर continuous function, then g of fx modulus of sin x is also a continuous function. G of fx is continuous function. आपको समझ आ गया होगा करना क्या है। पहले तो सबसे पहले दो फंक्शन लेट कर लो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, फिर देख लो इसकी रेंज, इसका डोमेन देख लिया। अब इसकी रेंज है वो उसके डोमेन का सबसेट है, तो जी ऑफ एफ डिफाइन हो सकता है, तो डिफाइन कर लो। अब ये दोनों फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ये इसके जस्ट पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरम देखी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है, कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए इसके अंदर भी वही हम लोग क्या करते हैं, पहले दो फंक्शन लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब देखिए ये क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के अंदर जा रहा है, तो जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ ढूंढ लेते हैं। देखिए ये एफ ऑफ एक्स है मॉडुलस एक्स कॉस के अंदर जा रहा है, ये मॉडुलस एक्स कॉस के अंदर जा रहा है, तो एफ है वो जी के अंदर जाएगा, तो मतलब ये जी ऑफ एफ एक्स गिवन है। जी ऑफ एफ एक्स जब भी गिवन हो, जी ऑफ एफ एक्स, तो इसकी रेंज देखते हैं और इसका डोमेन देखते हैं। अगर एफ ऑफ जी एक्स हो इसकी जगह, तो इसकी रेंज देखते हैं और इसका डोमेन देखते हैं। अब देखिए अब एफ ऑफ एक्स की रेंज, मॉडुलस एक्स की रेंज क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी, सारी पॉजिटिव वैल्यू। और डोमेन ऑफ जी क्या होगा, कॉस एक्स का डोमेन आर होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइन, जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइन। क्या वो डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये डिफाइन हो गया। अगर ये डिफाइन है तो जी ऑफ एफ एक्स होगा क्या, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की जगह लिखता हूँ मॉडुलस एक्स, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स। ये आ गया। सिंस f of x and g of x are continuous function, then g of fx मतलब cos of modulus x is continuous function कंपोजिट फंक्शन की थियरम से। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स का होल मॉडुलस। अब आपसे पूछा इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी के लिए वही सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है वो आपका है 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला फंक्शन इसके अंदर पुट हो रहा है, मतलब जी एक्स है वो एफ एक्स के अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स है। इन दोनों में जी ऑफ एफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स है। एफ ऑफ जी एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स, तो इसकी रेंज और इसका डोमेन चेक करते हैं। तो जी एक्स का रेंज, तो रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी क्या होगा, देखो ध्यान से, इसकी रेंज क्या होगी, ध्यान दीजिए। अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव और ये वाला उसको क्या बता देगा, नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 मिल जाएगा आपको। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ
तो नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बना देगा, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब सारी की सारी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आने वाली, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू को ये माइनस तो पॉजिटिव बना ही देगा, ये भी मॉडुलस भी पॉजिटिव बनाएगा, और हर पॉजिटिव वैल्यू को ये वाला नेगेटिव बना रहा है तो ये पॉजिटिव बनाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 to इन्फिनिटी आएगा, ये 1 to इन्फिनिटी आ गया। रेंज ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ जी, सॉरी रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ, इसका डोमेन क्या होता है आर, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो आप, इसका डोमेन आर है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ जी एक्स है वो डिफाइन हो सकता है। अगर ये डिफाइन हो सकता है तो डिफाइन कर लो, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की जगह क्या लिखूँ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो मॉडुलस के अंदर लिखनी है, या जगह मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मिल गया एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर continuous function, then f of gx equal to 1 minus x plus modulus of x is also a continuous function। समझ आया? तो कॉम्पोजिट फंक्शन को हम इस तरह से, कंटिन्यूस है, दो फंक्शन कंटिन्यूस है, उनका कंटिन्यूस कॉम्पोजिट फंक्शन बना हुआ है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन को हम इस तरह से कंटिन्यूस फंक्शन बता सकते हैं। इस तरह से आपके एनसीईआरटी के अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन गिवन हैं उनको इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरह से कंटिन्यूस होते हैं। अभी चलते हैं हम लोग जेई वाले पोर्शन पे। क्वेश्चन हमको गिवन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ x, आपको पूछा है इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ये आपसे पूछा है। अब देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, एक तो है x माइनस 1 और दूसरा है मॉडुलस x। x माइनस 1 लीनियर फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के अंदर कंटिन्यूस है कॉम्पोजिट फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस फंक्शन। इसको देखिए cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस का कॉम्पोजिट बनता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एक कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस की थ्योरम से दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ और देखिए, साइन ऑफ मोड एक्स प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। हमें जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें एफ एक्स जी एक्स और डिफाइन नहीं डिफाइन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सा इनको देख के बता सकते हैं ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, कॉम्पोजिट कंटिन्यूस हो जाएगा, हम बोल देंगे ये कंटिन्यूस है। एक और ये क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ ए रेज टू एक्स माइनस 1, ये कंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करना है। सबसे पहले ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का कॉम्पोजिट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है बट डिसकंटिन्यूस एट ये वाली टर्म जो है 0। लॉग ऑफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, लॉग ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है जब x इक्वल टू 0 हो। ये वाली टर्म जहाँ भी 0 होती है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा एट a रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब a रेज टू एक्स इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है
एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है कंटिन्यूटी की थ्योरम से कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस 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 प्लस डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। तो ये पूरा फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन, इसको अगर एफ ऑफ एक्स नाम देता हूँ तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे ये पूरा का पूरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए एफ ऑफ जी एक्स ए एफ ऑफ जी एक्स एंड बी जी ऑफ एफ एक्स। दो फंक्शन दे रखे और हमको कॉम्पोजिट फंक्शन बना के पूछा है कि वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। सबसे पहले अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिट भी कंटिन्यूस ही रहता है, लेकिन अगर ये फंक्शन दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा, ये हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू signum of x is discontinuous at x equal to 0। हमें पता है signum of x क्या होता है 1 0 -1 x is positive x equal to 0 and x is negative। ये signum फंक्शन आ गया। और g of x जो है इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 polynomial function are always continuous। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करता हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी की जगह क्या लिखूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा। अब एफ ऑफ एक्स, ये एक्स इधर आया तो यहाँ पे जो भी पुट करूँगा वो सारा की सारी टर्म इधर लिखनी है। ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखिए सिग्नम ऑफ एक्स के अंदर एक्स ये जब भी 0 होता है वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन। ये जब भी 0 सिग्नम ऑफ एक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल फंक्शन के अंदर GIF और सिग्नम फंक्शन, उसके अंदर आपको बताया था सिग्नम ऑफ एक्स के अंदर ये वाला फंक्शन जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, 1, माइनस 1। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे f ऑफ जी एक्स है वो डिसकंटिन्यूस होता है। दूसरा देखिए g ऑफ एफ एक्स, नेक्स्ट है g ऑफ एफ एक्स। अब g ऑफ एफ एक्स के अंदर क्या आएगा, g ऑफ एफ एक्स है सिग्नम ऑफ x। अब ध्यान दीजिए सिग्नम ऑफ x, g ऑफ x के अंदर जो x यहाँ पुट किया है वो x आपको यहाँ पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है। तो x की जगह सिग्नम ऑफ x लिखेंगे तो ये आएगा सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1 इंटू सिग्नम ऑफ x प्लस 1। ये बन गया आपका g ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए आपको पता है कि सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सिग्नम ऑफ x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 होगी, अगर 0 है तो 0 होगी या नेगेटिव। सिर्फ 3 वैल्यू मिलती है। सिग्नम ऑफ x की वैल्यू आपको हमेशा 3 ही वैल्यू मिलेगी, या तो -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। अगर सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 0 हो गई तो इन सब से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 0।
अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू -1 हो गई तो -1 + 1 जीरो, मतलब ये वैल्यू आपको हमेशा जीरो मिलने वाली है। मतलब g ऑफ एफ एक्स है वो हमेशा आपको जीरो मिलने वाला है, और जीरो मतलब ये कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस g ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखिए आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा भी कंटिन्यूस है, दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन बनाओगे तो कंटिन्यूस ही होगा। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी। इसमें देखिए एक ये डिसकंटिन्यूस है एक कंटिन्यूस है, उन दोनों का एक कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूस आया और एक डिसकंटिन्यूस आया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिट हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा। इसको नोट कीजिए। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 + x वेयर x इज लेस देन 0 to 2 and 3 - x when x is less than 3 greater than 2। g of x इक्वल टू 1 - x when x is less than equal to 1 greater than equal to 0, 3 - x और x is less than equal to 3 greater than equal to 1। check continuity at x equal to 2 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस होगा, नहीं ये नहीं। g ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे g ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो g ऑफ एफ ऑफ 2 फंक्शन पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो g ऑफ एफ ऑफ 2 क्या आएगा, g ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पे क्या फंक्शन है 1 + x, 2 की वैल्यू यहाँ पुट की तो 1 + 2 3, ये बन जाएगा g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 पे देखिए g ऑफ x 3 पे इसके फंक्शन क्या है 3 - x, ये 3 इधर पुट किया 3 - 3 इक्वल टू 0, ये हमको 0 मिल गया 2 पे। अब RHL देखते हैं g ऑफ f ऑफ 2 प्लस, देखिए RHL को ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ 2 प्लस। अब f ऑफ 2 प्लस पे ये वाला फंक्शन है तो इसको क्या लिखेंगे g ऑफ 2 प्लस x की जगह 2 + h लिखना है, 3 - 2 + h, ये बना 3 - 2 + h। अब ये क्या बन जाएगा, आगे लिखता हूँ g ऑफ 3 - 2 1 - h। 1 - h पे देखिए ध्यान से, 1 - h पे यहाँ पे क्या बन रहा है 1 - h, 1 से लेफ्ट में 1 - x है तो इसको क्या लिखूँ 1 - h, क्या बन जाएगा ये 1 - 1 + h, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे ये 0 बन जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 तो आएगा ही, यहाँ पे लिखा नहीं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये यहाँ पे भी है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एंड लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये आ गया आपको 0। अब देखिए ये RHL आपको 0 मिल गया, पॉइंट पे वैल्यू 0 मिल गई। अब LHL फाइंड करता है g ऑफ f ऑफ 2 माइनस, देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x की जगह 2 - h लिखना है तो ये आ जाएगा g ऑफ f। अब देखिए 2 माइनस पे 2 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है, ये है 1 + x, ये आएगा 1 + x की जगह 2 - h, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ
h टेंस टू 0 g ऑफ 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब 3 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में फंक्शन ये रहा g वाला, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इस x की जगह 3 माइनस एच लिखना है, 3 माइनस एच, ये बन गया h, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे ये आ गया आपका h 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एट x इक्वल टू 2 f ऑफ g ऑफ 2 प्लस इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 2 माइनस, तीनों इक्वल है, hence g of f of x is continuous function at x equal to 2। x equal to 2 पे ये g of f x है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट, एक थियरम तो नहीं बोल सकते, एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट, ये क्या चीज़ होती है, ये कोई किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट किसी बुक में नहीं है या फिर नेट पे भी नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने खुद ही बनाया है। किसके लिए बनाया है, कंपोजिट फंक्शन के लिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए। अब देखिए इसमें है क्या, मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन f ऑफ जी एक्स है, f ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है, f ऑफ जी एक्स से बना हुआ है, जी एक्स से बना हुआ है। ये जी एक्स जब पुट किया इसके अंदर तभी ये बना, ठीक वैसे ही g ऑफ एफ एक्स कैसे बना हुआ है, f ऑफ x के बना हुआ है, f ऑफ x के अंदर पुट किया तभी बना हुआ है। तो ये इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है g ऑफ x, तो f ऑफ जी एक्स भी उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये है पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। ये क्या बोलता है कि f ऑफ x किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो f और g ऑफ एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a। अब आपको ध्यान आया, एक हम लोगों ने कंटिन्यूटी के अंदर एक क्वेश्चन किया था 1/1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 1/x माइनस 2। अब इसको हमने बोला था कि x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है, और एक और पॉइंट बोला था x माइनस 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। वो मैंने बताया था कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इसके ये कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसके अंदर ये दूसरा फंक्शन है, और ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, x इक्वल टू 2 पे, जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए ये फंक्शन 1 और 2 दोनों पे डिसकंटिन्यूस होता है। वो अब आपको यहाँ पे समझ आएगा। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट ये बोलता है कि ये फंक्शन जिससे बना हुआ है, जिससे, इसको पेरेंट बोल सकते हो, ये जिससे बना हुआ वो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो ये भी उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये f ऑफ x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूस है, तो g ऑफ एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पे। समझ आया, ये था। अब इसको समझते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट अगर आपको समझ आ गया होगा तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, 1 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, डिसकंटिन्यूटी। अब इस फंक्शन के देखिए, ये फंक्शन दो तरीके से बना हुआ है। किस तरीके से, 1/x एक फंक्शन है f ऑफ x, और दूसरा है g ऑफ x इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इससे बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ का डिसकंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा व्हेन x इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूस होगा जब इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट की जाती है वो 0 हो। समझ आया। अब देखिए ध्यान से, ये फंक्शन कहाँ का डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा सबसे पहले तो ये इसके अंदर ये log ऑफ x फंक्शन आया है, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ पे ये 0 होता है। तो x इक्वल टू डिसकंटिन्यूस, x इक्वल टू 0, पेरेंटल फंक्शन से g ऑफ एफ एक्स बना रहे हो तो f ऑफ x जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, g ऑफ एफ एक्स भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये आपने f ऑफ जी एक्स बनाया, ये वाला लॉग इसके अंदर पुट किया है, तो ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, f ऑफ जी एक्स भी उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये है f ऑफ जी एक्स। जी एक्स समझ में आया आपको, 0 पे डिसकंटिन्यूस है तो f ऑफ जी एक्स भी डिसकंटिन्यूस होगा। अब दूसरा,
ये पूरा का पूरा कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, जहाँ पे ये जीरो हो। डिनोमिनेटर पार्ट जहाँ भी जीरो होता है फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और ये जीरो कहाँ होता है, log ऑफ x, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और यहाँ पे मॉडुलस x लिखा हुआ है तो 1 और -1, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। तो f ऑफ जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ मॉडुलस x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। समझ आया? इसमें जीरो कहाँ से मिला है हमको, इस फंक्शन से मिला है, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट से। तो इस तरह से 3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस हुआ। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है, इफ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड g of x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, then discuss continuity of f of x, g of x and f of g of x। चलिए हमको पूछा है, दो फंक्शन दे रखे हैं f of x और g x, और हमसे ये पूछ लिया है कि कंटिन्यूटी के बारे में आप बताइए f of x, g of x और f of g x के बारे। सबसे पहले f of x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए f of x इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो, जीरो हो। नॉट डिफाइंड व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1। सो f of x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। दूसरा g of x देखते हैं। g of x आपको क्या गिवन है, 1 अपॉन x माइनस 2। अब ये भी रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ के, किन पॉइंट्स पे, जहां पे उसका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा g of x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। सो g of x is discontinuous at x equal to 2। अब g of f of gx देखिए, f of gx क्या बनेगा, f of gx, ये हुआ f of gx की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 2। ये वैल्यू कहाँ पुट होगी वो देखिए, f of x, जो x है वो यहाँ पे आया, मतलब जो वैल्यू आप ये पुट करोगे वो आपको यहाँ और यहाँ लिखनी है। तो ये वाली वैल्यू आपको कहाँ लिखनी है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1। ये क्या बन जाएगा, एलसीएम से सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब देखिए f ऑफ जी एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, कहाँ नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 3। इसलिए f ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। और दूसरा एक और आएगा, कौन सा, 2। क्यों, 2 इसके डोमेन में ही नहीं है, 2 आप पुट ही नहीं कर सकते। 2 पे x माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। f के अंदर आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हो उसके अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो f ऑफ जी एक्स है वो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, 2 और 3 पे। 3 तो f ऑफ जी एक्स का और 2 है वो जी एक्स का। इस तरह से हम लोग पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट से के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि जो फंक्शन आप पुट कर रहे हो वो खुद जहाँ डिसकंटिन्यूस है, पूरा होल फंक्शन उस पर डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होगा और उसके डोमेन में ही नहीं आएगा वो पॉइंट। ये फंक्शन है। इस तरह से हम डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए।
एक और अच्छा क्वेश्चन है, if y equal to 1 upon t square plus t minus 2 where t equal to 1 upon x minus 1, then find the number of points where fx is discontinuous. Then find the number of points where f of x is discontinuous. अब देखिए f of x का मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y है वो फंक्शन ऑफ t है, f ऑफ t है, एंड t है वो फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ t है एंड t इक्वल टू g ऑफ x है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे जो फंक्शन चाहिए वो ये चाहिए f ऑफ g ऑफ x। अब ये क्या बनेगा, f ऑफ g ऑफ x क्या बनेगा, देखिए f ऑफ g ऑफ x बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह लिखता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2, ये बना। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस होल स्क्वायर 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। और आगे इसको सॉल्व किया तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और आगे इसको लिखता हूँ, ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 और माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन, देखिए माइनस 2x स्क्वायर 4x प्लस x 5x और माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन, इसको माइनस बाहर, ये बन गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन माइनस बाहर, इसको मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2, ये बन जाएगा f ऑफ जी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन माइनस, अब देखिए इन दोनों में से 2x कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, ये हुआ आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 और 2x माइनस 1। अब मैं इसको x माइनस 2 को ये वाला माइनस अंदर ले जाके 2 माइनस एक्स कर देता हूँ, 2 माइनस एक्स। अब देखिए f ऑफ जी एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, जहाँ पे ये डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है क्योंकि उस पर नॉट डिफाइन होगा, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए एक और पॉइंट है जहाँ पे t नॉट डिफाइंड था, x माइनस 1, तो क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू जी ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, सो g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया f ऑफ जी एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2,1/2, 2,1/2 पे डिफाइन नहीं है, सो g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स, ये बन जाएगा f ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1/2
1 और 2, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट पे ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, एक्स वाला फंक्शन कहाँ का कंटिन्यूस होगा? डिसकंटिन्यूस 3 पॉइंट पे, 1/2 और 2 पे तो ये, और 1 पे जहाँ से ये टी मिला है। इस तरह के क्वेश्चन, ये जेईई के आईआईटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट से ये चीज़ को भी भूलना नहीं है कि जब भी आप कॉम्पोजिट फंक्शन बनाते हो तो जो फंक्शन जिससे आपने कॉम्पोजिट बनाया है वो अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो वो वाला पॉइंट भी इसके साथ आएगा ही आएगा। बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको 2 और 1/2 पे डिसकंटिन्यूस करके छोड़ देते हैं और टिक कर देते हैं ऑप्शन उसमें से, ये वाला भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेईई मेन ऑनलाइन वाला क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स 2013 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x, then the set of then the set of and the set of all points where f of g is continuous options है a f of x is discontinuous, set of points where f of gx is discontinuous is कौन सा आएगा? ऑप्शन है a 0 to 2 क्लोज इंटरवल, b 0 1 और 2 और c 5 और d एम्प्टी सेट। ये दोनों तो एक ही हुआ, सेट बना देते हैं। चलिए इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले तो अपना जो शॉर्ट तरीका है कंटिन्यू, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है? -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू -1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3 when x is greater than equal to 2 and -1 प्लस 2 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस x when x is less than 2। दूसरा g ऑफ x जो है वो है हमारे पास 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये हो जाएगा 1 माइनस x when x is greater than equal to 0 and 1 प्लस x when x is less than 0। अब देखिए 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक कर लेते हैं f of gx, f of g of x, f of g of 2, f of g of 2 क्या आएगा? देखिए g of 2 0 से बड़े वैल्यू के लिए ये काम करेगा, तो g of 2 पे 1 माइनस 2 -1, ये बन जाएगा f of -1। यहाँ पे 2 पुट करूँगा, 2 के लिए फंक्शन ये काम करेगा तो 1 माइनस 2 -1। वैसे ही f of -1 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो x की जगह -1 पुट करूँगा तो 1 माइनस -1 इक्वल टू 2, ये मिला। फिर f of g 2 प्लस पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f of g 2 प्लस, g में देखिए 2 प्लस पे 0 से ग्रेटर पे ये फंक्शन काम करेगा, तो 2 प्लस पे ये फंक्शन काम करेगा 1 माइनस 2 प्लस h लिख दूँ, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f of 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस h। -1 से छोटे के लिए फंक्शन f -1 से छोटे के लिए एक फंक्शन काम करेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसकी जगह लिखना है x की जगह -1 माइनस h, तो 1 प्लस 1 प्लस h आ जाएगा, ये आ जाएगा h टेंस टू 0 पे 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ g ऑफ 2 माइनस चेक करते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ
जी 2 माइनस पे 2 के लेफ्ट में भी फंक्शन यही काम करेगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस एच। माइनस 1 प्लस एच के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा, तो ये बन जाएगा -1, इसकी जगह लिखना है मुझे -1 प्लस एच, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एच लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस, f ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब आप कहोगे कि सर 2 पे क्यों चेक किया? 2 तो एक सिंपल से एक पॉइंट था जो हमने लेट किया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए हमने चेक किया। वैसे आप देखिए इस तरह के फंक्शन को हम जेई में कैसे करेंगे? क्या ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है? मॉडुलस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाहर मॉडुलस फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, दोनों कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन ही रहता है। वो बात अलग है कि उनका कॉम्पोजिट करने पे अगर रैशनल फंक्शन बनता है तो रैशनल फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई केस नहीं बन रहा है रैशनल फंक्शन का। अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिट भी कंटिन्यूस होगा, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, एम्प्टी सेट। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके बताया कि एक पॉइंट पे हम चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। तो 2 पे हमने देखा कि ये कंटिन्यूस ही आ रहा है, डिसकंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो किसी भी पॉइंट पे नहीं आएगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग कंटिन्यूटी को फिनिश करना चाहते हैं कि आज हमारा कंटिन्यूटी फिनिश हो जाए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करें। कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक जेई के अंदर, अब आपसे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो वीडियो है हम लोग इसी तरह से वीडियो बना रहे हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो, एनसीईआरटी हो या फिर जेई मेन, जेई एडवांस, जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर हो जाए, जिससे आप जो भी बुक सॉल्व करे हो सारे क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, जेई मेन 2015, इसमें क्वेश्चन पूछा गया f ऑफ x, ये आपको गिवन है जी एफ ऑफ x एंड g ऑफ x, ये आपको गिवन है 0 when x belongs to integer and x square when x does not belongs to integer, मतलब r माइनस z। आपसे पूछा है phi ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx एंड psi ऑफ x इक्वल टू g of fx, then on this set r minus z पे a both phi and psi are continuous function, b पे है neither phi nor psi कंटिन्यूस, दोनों में से कोई भी कंटिन्यूस नहीं है। और सी में है phi इज कंटिन्यूस बट psi इज नॉट कंटिन्यूस। और डी में है psi इज कंटिन्यूस बट phi इज नॉट कंटिन्यूस। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर एक तो फंक्शन दे दिया f ऑफ x और दूसरा दे दिया g ऑफ x। अब आपसे पूछ लिया कि इनका कॉम्पोजिट फंक्शन, एक f ऑफ gx है जो phi x है, एक g ऑफ fx है जो psi x है। अब इनके बारे में पूछ लिया कि या दोनों कंटिन्यूस है या दोनों में से एक कंटिन्यूस है या दोनों कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ gx और g ऑफ fx फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। अब देखिए f ऑफ x है वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो phi x हो जाएगा आपका f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ g क्या है ये वाला f ऑफ gx, g की जगह क्या लिखूँ 0 लिखूँ, कब जब
x बिलोंग्स टू, कब लिखो 0, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। ये आ जाएगा f ऑफ जी एक्स, f ऑफ 0, जब क्या हो x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इंटीजर नहीं है तो f के अंदर क्या आएगा, f के अंदर x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे f ऑफ 0, f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f ऑफ 0 क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। और ये x स्क्वायर ये डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर पे GIF x स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। अब देखिए ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस, हर इंटीजर पे 0 बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, GIF ऑफ x, तो phi x इज डिसकंटिन्यूस एट, देखिए जहाँ जहाँ ये इंटीजर बनेगा, और ये इंटीजर कहाँ बनता है, x इक्वल टू +-√2 +-√3 +-√5, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे ये इंटीजर बनेगा, और हर इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो phi ऑफ x कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस आया, इन पॉइंट्स पे, जहाँ पे x स्क्वायर इंटीजर बन रहा है उन पॉइंट्स पे phi ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब psi ऑफ x देखते हैं, g ऑफ fx, ये बन जाएगा g ऑफ fx का मतलब GIF ऑफ x इक्वल टू, देखिए g ऑफ x क्या बोल रहा है, ये वाली वैल्यू 0 होगी जब ये इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर होगा तो ये 0, और ये इंटीजर नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। बट देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये 0 नहीं हो, कभी नहीं, ये ऑलवेज 0 आएगा, ये हमेशा 0, मतलब साई ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज 0 ही आएगी, क्योंकि हर वैल्यू पे ये आप x कुछ भी पुट करो ये हमेशा इंटीजर देगा, ये हमेशा इंटीजर, इसके अंदर इंटीजर पुट होगा तो ये हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो साई ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, सिंस कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए क्या हुआ, phi x इज डिसकंटिन्यूअस एंड psi x इज कंटिन्यूअस, डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने कंटिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, बस अब आपको करना क्या, उनकी एप्लीकेशन किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, और ये चीज़ें आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कैसे कॉम्पोजिट बनेगा, कैसे ये डिसकंटिन्यूस होता है, कैसे ये कांस्टेंट बनेगा, और किस तरह से कंटिन्यूस होगा। ये सारी चीज़ें बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस एंड g ऑफ 9/2, सॉरी f ऑफ 9/2 इक्वल टू 2/9, then limit of x tends to 0 f of 1 minus cos of 3x upon x square is what? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 9/2, बी ऑप्शन है 2/9, और सी ऑप्शन है 0, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 8/9। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, हमको कंटिन्यूस दे रखा है, तो हर पॉइंट पे इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू उसके इक्वल होगी। देखते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए लिमिट यहाँ है, फंक्शन यहाँ है, तो लिमिट यहाँ पहुँच जाएगी, ये बन जाएगा f ऑफ
लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये देखिए, हमें पता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। जो टर्म यहाँ पे है उसका स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैंने लिखा 9 और इधर मल्टीप्लाई पे भी करूँगा 9। अब देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और ये 9, तो ये बन गया f ऑफ 9/2। अब देखिए इन्होंने बोला था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 आ जाएगा। तो f 0 पे इसकी फंक्शनल जो वैल्यू है वो f ऑफ 9/2 वो किसके इक्वल होगी 2/9, 2/9 के इक्वल होगी। अब देखिए f ऑफ 9/2 2/9 के इक्वल क्यों हुई, क्योंकि f ऑफ 9/2 कितनी गिवन है 2/9, तो ये कितना मिला 2/9। कुछ और क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी देखिए 2019 के अंदर कंटिन्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से सारे लगभग हम लोग कॉन्सेप्ट तो सारे डिस्कस कर चुके हैं। 2019 के जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2020 में भी जनवरी में जो पूछे गए उसमें से भी कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे आपसे सारे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर भी 2-4 क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं 2019 के, और 20 के एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जेईई मेन 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस तरह से है। क्वेश्चन लेट f such that R2R be a continuous be a function defined as f of x equal to phi if x is less than equal to 1, a plus bx if x is less than 3 greater than 1, and b plus phi x if x is less than 5 greater than equal to 3, and last at 30 when if x is greater than equal to 5। अब इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं। ऑप्शन ये है कंटिन्यूस इफ a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 10। बी ऑप्शन है कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 3। और सी ऑप्शन है आपके पास, ये फंक्शन कंटिन्यूस है इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5। और डी ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि नॉट कंटिन्यूस, ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है। अब देखिए सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं हम लोग 1 पे और 3 पे और 5 पे, उससे हमें a और b मिल जाएगा, पता चल जाएगा। सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो f ऑफ 1 तो हमको मिल गया 5, लिमिट ऑफ f ऑफ 1 माइनस वो भी 5 हो गया। f ऑफ 1 प्लस ढूंढते हैं, f ऑफ 1 प्लस हो जाएगा a प्लस b ऑफ 1 इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए a प्लस b प्लस c ये और ये इक्वल है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 इफ a प्लस b इक्वल टू 5। 1 पे अगर कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन आएगी। दूसरे 3 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 3 f ऑफ 3 क्या मिलेगा हमको, देखो 3 पे फंक्शन ये काम कर रहा है, 3 पे b प्लस 5 इंटू 3 15, और f ऑफ 3 माइनस पे फंक्शन 3 के लेफ्ट में ये फंक्शन है a प्लस 3b, और 3 प्लस पे यही फंक्शन है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 इफ ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, b इक्वल टू b प्लस 15 इक्वल टू a प्लस 3b। तो मैं क्या लिखूँ 3b माइनस b 2b, देन a प्लस 2b इक्वल टू 15। एक कंडीशन यहाँ से मिली। एक और देखते हैं, एट
x इक्वल टू 5। एट x इक्वल टू 5 पे देखिए f ऑफ 5 आपको मिलेगा 30, f ऑफ 5 प्लस वो भी आपको मिलेगा 30, f ऑफ 5 माइनस आपको मिलेगा b प्लस 5 इंटू 5 25। तो f ऑफ x इज continuous at x equal to 5 if b plus 25 equal to 30 मतलब b equal to 5। अब देखिए 5 पे कंटिन्यूस कब होगा, जब b की वैल्यू 5 हो। अब यहाँ पे कंटिन्यूस कब होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस कब होगा, 1 बाय 1 इसे चेक करते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर जगह, कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। अब देखिए इन सबको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू 5 मिल गई, वो यहाँ पे पुट करते हैं। 5 इंटू 2 10, 15 माइनस 10 a इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिल रहा है, b की वैल्यू 5 है तो a इक्वल टू 0 मिल रहा है, और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से, ऑप्शन डी, नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। क्योंकि यहाँ से b 5 मिल रहा है, वो b यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो a 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे b 5 पुट कर तो a 5 मिल रहा है। इसका मतलब ऐसी यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए पूरा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस हो जाए। इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है a और b की किसी भी वैल्यू के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए 2019 का ही है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the function f of x equal to gif modulus x gif of x, x is less than equal to 1 greater than equal to minus 1, x minus gif of x, x plus gif of x when x is less than 2 greater than equal to 1 and x is less than 3 greater than equal to 2 is points of discontinuity a है 3 पॉइंट, b है 2 पॉइंट, c है 1 पॉइंट और d है 4 पॉइंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इस फंक्शन को पहले अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। f ऑफ x, अब देखिए जब x पॉजिटिव होगा तो ये वाला फंक्शन मॉडुलस क्या करेगा, x ही रहने देगा, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस x कर देगा। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, -1 से 1 जो है उसको -1 से 0 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा -x प्लस -1 से 0 पे GIF क्या देगा, -1 कब, जब x की वैल्यू -1 से 0 हो। दूसरा 0 से 1 तक ये क्या देगा, ओनली x, और ये 0 इक्वल टू जब x की वैल्यू 0 से 1 हो। 1 से 2 पे ये क्या बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से 2 हो। और 2 से 3 पे ये 2 बन जाएगा x प्लस 2 जब x की वैल्यू 2 से 3 हो। अब देखिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 पे, देखिए 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, राइट में 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। 0 पे देखिए 0 के लेफ्ट में जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा 0 -1 0 के राइट में जब मैं ये 0 पुट करूँगा क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हुई, -1 और 0, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस। 1 पे देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन x है, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 आएगा। 1 के राइट में x माइनस 1 है, जब यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 आएगा, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूस। 2 पे देखिए 2 के लेफ्ट में 2 - 1 आएगा, 2 के राइट में 2 + 2 4 आएगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये पॉइंट, ये फंक्शन है 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे, 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, जेईई मेन के अंदर ही पूछा गया 2019 के अंदर ही। ये क्वेश्चन है इफ f of x इक्वल टू
A pi minus x plus 1 when x is less than equal to 5 और B pi minus x minus pi plus 3 when x is greater than 5 is continuous for all is continuous for all x belongs to R then a minus b is what? a माइनस बी क्या होगा ये हमें पता करना है। अब देखिए a माइनस बी के लिए सबसे पहले ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू 5 पे, सभी के लिए कंटिन्यूस है मतलब 5 पे भी कंटिन्यूस होगा। f ऑफ x सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 then limit of x tends to 5 plus f of x equal to f of 5 equal to limit of x tends to 5 minus f of x। अब देखिए 5 प्लस पे फंक्शन ये काम करेगा। अब इसमें x की वैल्यू 5 है, वो पाई से बड़ी है, पाई से बड़ी पे 5 माइनस पाई लिखूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू पे JF कोई मॉड्यूलस फंक्शन कोई काम नहीं करेगा, एज इट इज लिखेगा। तो ये आ जाएगा b इंटू मॉडुलस को लिखता हूँ 5 माइनस पाई प्लस 3। एफ ऑफ 5 पे इसकी वैल्यू जब मैं जैसे ही मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पे तो पाई माइनस 5, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है तो ये क्या कर देगा माइनस लगा देगा। तो ये बन जाएगा a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस पाई, नेगेटिव पे भी यही वैल्यू आएगी a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा 5b माइनस पाई बी प्लस 3 इक्वल टू 5a माइनस पाई a प्लस 1। अब ये 5b हमको चाहिए a माइनस b, तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर 3 है ये 1 को इधर ले आता हूँ, 3 माइनस 1 इक्वल टू 5a माइनस 5b माइनस पाई a प्लस पाई b। अब ये हो गया 3 माइनस 1 2 इक्वल टू इन दोनों में से 5 कॉमन a माइनस b, इन दोनों में से माइनस पाई कॉमन a माइनस b, यहाँ से क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 इक्वल टू a माइनस बी कॉमन, पीछे बचेगा 5 माइनस पाई, यहाँ से a माइनस बी आपको मिल जाएगा 2/5 माइनस पाई। ये a माइनस बी की वैल्यू 2/5 माइनस पाई। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, जेई मेन 2020 जनवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है इफ f ऑफ x इज डिफाइंड in x belongs to -1/3 to 1/3। f ऑफ x है आपके पास, f ऑफ x इक्वल टू 1/x log ऑफ 1 plus 3x upon 1 plus 2x where x is not equal to 0 and k when x equal to 0। Find k such that f of x is continuous। ये कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर ये कंटिन्यूस है 0 पे तो 0 पे उसकी LH लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। ये कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1/x log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 2x इक्वल टू k। अब देखिए इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0
log of 1 plus 3x by x minus log of 1 plus 2x by x इक्वल टू के। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से हमें पता है log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे 1 बनता है। अगर ये 3x है तो यहाँ भी 3x चाहिए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करोगे। अब इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 1 हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसको भी करोगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। बचा क्या 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू के, देन के इक्वल टू 1। इसको नोट कीजिए। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक है अपना कंटिन्यूटी का आईवीटी, वो पढ़ने के बाद आपका कंटिन्यूटी फिनिश। ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आईवीटी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x ऑफ 4 बाय x इक्वल टू a, then the value of x at which f of x equal to x square sine of pi x is discontinuous, ऑप्शन से आपके पास a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1, बी ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 21, और सी ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a, एंड डी ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 5। देखिए आज इतना ही करते हैं, आईवीटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x। ये जो GIF है इसको हम क्या लिख सकते हैं, GIF को देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस GIF ऑफ x। तो GIF ऑफ x और इसको इंटरचेंज कर दूँ तो GIF ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो ये बन जाएगा 4 बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसा बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये कैंसिल हो गया 4 माइनस एक्स इंटू 4 बाय एक्स। अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 to 1, ये ऑलवेज 0 to 1, 0 to 1, और ये x टेंस टू 0 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 4 माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x 4 बाय x इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये 4 किसके इक्वल, a के इक्वल हमको गिवन है, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 4, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 4 मिली, वो किसके इक्वल, a के इक्वल। अब इसको ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर साइन ऑफ पाई x। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर, और ये क्या बना देगा उसको, कंटिन्यूस 0 एट एवरी x बिलोंग्स टू z। क्यों, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन 0 देता है, साइन ऑफ
n पाई इक्वल टू ऑलवेज 0 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको पता है। अब देखो, अगर इसकी वैल्यू कुछ भी मिले, लेफ्ट और राइट में कुछ भी मिले पाई के या पाई के इंटीजर मल्टीपल पे इसकी वैल्यू कुछ भी मिली है, उसको क्या बना देगा? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड gif of x square is discontinuous at x equal to √2, √3, √5, इन सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा। अब देखिए ये डिसकंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? √2, √3, √5 पे। अब a की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँ इन चारों में से कि ये डिसकंटिन्यूस बन जाए? अगर मैं 4 यहाँ पुट करता हूँ, 4 + 21, 25 का √5, ये बन गया कंटिन्यूस। यहाँ पुट किया 2 कंटिन्यूस, यहाँ बन गया 4 + 5 9 का √3 कंटिन्यूस, यहाँ पुट किया 1 + 5 √5, तो √5 पे ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। हैंस इस डिसकंटिन्यूस कहाँ पे? रूट ऑफ a + 1, क्योंकि a + 1 पे √5 बनेगा, और ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? √5, √2, √3 इन सभी पे। हैंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट a + 1 इक्वल टू √5। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। IVT एक लास्ट थियरम बची हुई है, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और IVT के बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी को पूरा अच्छे से NCERT लेवल, बोर्ड लेवल, JEE मेन एडवांस लेवल पूरा अच्छे से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी बुक आप सॉल्व करते हो उसकी। ठीक है, चलिए IVT पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन है a to b, अगर कोई फंक्शन a to b कंटिन्यूस है, a से b तक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन a और b के बीच में कोई पॉइंट एक ऐसा जरूर होगा c जहाँ पे इसकी वैल्यू f ऑफ c है, वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई करेगी, ये जरूर होगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन a to b कंटिन्यूस है, तो इस a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c है, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, होगा ही होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। कुछ ऐसा, अगर इस तरह का ग्राफ ना हो के इस तरह का ग्राफ हो, जैसे ये ग्राफ है, a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है, b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है c पे f ऑफ c। एक और ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहाँ a पे इसकी वैल्यू f ऑफ a है और b पे इसकी वैल्यू f ऑफ b है। अब देखिए f ऑफ a नेगेटिव वैल्यू है, f ऑफ b पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से यहाँ के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये नॉट डिफाइन है, ये बन सकता है। और क्या केस हो सकता है? और ये केस भी हो सकता है कि ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह का है जहाँ पे ये a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है और b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इनके बीच में कुछ केस ऐसे हो सकते हैं
मैंने बोला ये एटलीस्ट वन केस है, लेकिन ऐसे कुछ केस हो सकते हैं, जैसे मान लो ये केस है x1, x2 और x3। ये 3 या इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स या इससे कम पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, जिसकी वैल्यू f ऑफ c हो सकती है। यह है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको अगर आप समझना चाहोगे तो आपको इस तरह से समझिए, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं।